हाय सोशो टॉपर्स, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत लास्ट क्लास जो हमारा था वो लाइव नहीं था, तो आज आप लोगों को लाइव देखे और अच्छा लग रहा है। देन सबसे पहले यहाँ पे अजीत आया है। अजीत, प्रियांशी, सुनीता, पायल, सिमरन, अनु, दीपिका, चंचल, देन पवनदीप, सिद्धि, पिया, अंकुर, संध्या, संदीप, दीपक। अभी मुझे पता चल रहा है, अच्छा आप लोग सब सोशो में हो। ठीक है, लक्ष्मी, करण, एवरीबॉडी, तो एक बिग हाय। और हमारे ग्रुप में और भी बच्चे हैं जो लाइव में नहीं देखते हैं, वो वर्किंग है, उनका कुछ क्लासेस होती है या फिर वो कहीं जॉब करते हैं, तो वो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर उन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सोशो 2025 वाला बैच, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग की वहाँ पे एक छोटी सी दुनिया घूमते रहती है ना कुछ। अभी तो हुई नहीं है क्लास पूरी तरह शुरू, लेकिन उसके बाद में फिर आपका मटेरियल और ये सब चीज़ वहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैं वहीं पे आपसे शेयर करूँगी। और जैसे ही हमारा एक टॉपिक ख़त्म होगा, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि सोशोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब लास्ट क्लास में मैंने देखा कि आपका रिक्वेस्ट आया था कि बहुत अच्छा लगा आपको सिलेबस पेपर 1 का डिकोडिंग करते हुए, और पेपर 2 का भी आप चाहते थे कि मैं यहाँ पे वो आपको बताऊँ। तो नॉर्मली पेपर 2 जब शुरू होता है तब मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन जब मैंने सोचा ठीक है, जब आपको इतनी ज़्यादा अगर सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो चलो कर लेते हैं इसका भी, पेपर 2 को भी लेके। ठीक है, तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। तो जैसे ही आवाज़ आ जाती है ना, थोड़ा सा यहाँ पे थम्स अप दे दीजिए, तो मुझे भी शांति हो जाएगी कि मैं यहाँ पे बकड़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलो पेपर 2 और भी अच्छा है, क्योंकि मैंने सोचा अगर पेपर 2 और ज़्यादा आप समझ लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि अच्छा किया जो सोशोलॉजी ले लिया, ये कहाँ कहाँ पे काम आने वाला है वो पेपर 2 के साथ में मैं डिकोडिंग करके अभी बताऊँगी। ठीक है, अच्छा पूनम आप भी हो, हाय पूनम, आकांक्षा, काजल, और किसी का नाम नहीं लिया मैंने तो बता दो जल्दी से। सुनील का नहीं लिया, साई ज्योति, यस, देन दीपिका का तो लिया है, राइट, और किसी का नहीं लिया तो चलो दोबारा हाई कर दो, मैं आपका नाम भी ले लूँगी। ओके। अंकुर, छोटी सी दुनिया नहीं है, सोशो वाले बहुत बड़ी दुनिया बनाएंगे, देख लेना, क्योंकि जितने भी बेस्ट ये नहीं बोलूँगी सब बेस्ट नहीं है, लेकिन जो बहुत सीरियसली अगर अपनी पढ़ाई को लेके सोच रहा है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। और ऐसे ही हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे भी जो है अभी लगे पड़े हैं मेंस का जो है उनको पढ़ने के लिए, तो आप लोग खुद साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग के साथ जुड़े हो, तो बहुत अच्छे से आप वो प्रोसेस में हो, राइट। तो पेपर 2 का देखेंगे तो पेपर 2 में ना, जैसे पेपर 1 में जो एक टॉपिक था 1 to 10 चैप्टर है, वैसे पेपर 2 में नहीं है। ठीक है, पेपर 2 में है ABC, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप ये सारे टॉपिक में कहाँ GS में ये कितना कवर होगा। तो होता है ना कि जब क्या बोलते हैं, एक चीज़ बेनिफिट मिलती है और ज़्यादा थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा तो हमें और ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि वो टॉपिक सब हमारे ओवरलैप होगा। इसके अलावा भी ओवरलैप होगा थिंकिंग में, जैसे करंट अफेयर्स है, वो सब चीज़ आप GS में भी, और सोशो की वजह से आप GS भी अच्छे से समझ जाओगे। तो ये पेपर 2 स्टार्ट होता है, हर एक ऑप्शनल का जो पेपर 2 होता है वो इंडियन के बारे में होता है, इंडिया के बारे में होता है। ठीक है, तो ये इंडिया का सोसाइटी है सोशोलॉजी, तो इंडिया के सोसाइटी ओरिएंटेड पेपर 2 आपको दिखेगा। तो इसका नाम, जैसे कि पहले वाला का नाम आपको पता होना चाहिए था, पेपर 1 का फंडामेंटल, ठीक है, वैसे ही ये जो नाम है वो है स्ट्रक्चर एंड चेंज। ये जो टॉपिक का नाम है, पेपर 2 का जो नाम है वो है इंडियन सोसाइटी, संरचना एवं परिवर्तन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो मोस्टली ये जो पेपर 2 का यहाँ पे सिलेबस है ना, वो आपको 3 चीज़ों के साथ दिमाग में रख के पढ़नी है। इकोनॉमी, ठीक है, सोसाइटी बीच में है, इकोनॉमी एक साइड है, पॉलिटी एक साइड है। देखना इसी के इर्द गिर्द जो है वो टॉपिक आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो पहला जो हमारा सेक्शन A है उसमें
सेक्शन ए में टोटल 2 टॉपिक आपको दिखेंगे। तो अब जो हिस्ट्री में आप पढ़ते थे, हिस्ट्री में जब आपको एक चीज़ नहीं समझ में आती है, मॉडर्न इंडिया में एक्ट वॉट में पढ़ते हो, सोसाइटी के साथ में वो वही में हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी की वजह से ही आप देखोगे अच्छा ये हुआ था वॉट में, एक्ट देख लेंगे या जो भी होगा ना देखना, इसके साथ साथ आपको मीनिंग पता चलेगा, आपको रीज़न पता चलेगा। तो टोटल ए वाले में है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो जब भी हम इंडियन सोसाइटी को जानेंगे तो पहले ही हमें बता दिया कि हाँ भाई आइए इंडियन भारतीय समाज का परिचय लीजिए, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी टॉपिक है, इसके अंदर है 2 टॉपिक, A1 है, A2 है। A1 है कि अभी देखना शुरू में पर्सपेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन सोसाइटी में है क्या आपको। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में कौन बताएगा आपको, हमारे 3 थिंकर्स हैं इसमें, ठीक है। अब देखो बाकी मैंने बोला, अब घूम फिर के पेपर देखोगे ना तो या यहाँ से आ जाएगा या यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो ये 3 थिंकर्स मेन थिंकर है, जैसे पेपर 1 में हमारे 6 थिंकर थे। तो इंडियन सोसाइटी का जब हम पर्सपेक्टिव मतलब कि इनके वजह से इनका जो सोचना है वो आपको इस टॉपिक में दिखेगा। बहुत छोटे, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया ऐसा कि बहुत क्या बोलते हैं एकदम जो है डीप में जाके इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर चीज़ में आप देखोगे कि इनका बहुत ज़्यादा लिमिटेड टॉपिक है, ठीक है, लिमिटेड टॉपिक है। तो एक है GS गुरे जी, ये नाम है, ठीक है, MN श्रीनिवास एंड AR देसाई। तो जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे तब हमारा पेपर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। तो पेपर 2 के साथ में जब हम पढ़ेंगे तो पेपर 1 का रिवीजन होना चाहिए। ये एक्चुअली में कोई नहीं करता है, ये इसको छोड़ देते हैं, समझते हैं कि वो अलग है ये अलग है, इसको करे क्या। लेकिन UPSC इसको मिला के भी क्वेश्चन पूछता है, और आंसर में जब हमारा 300 के नंबर चाहिए तो उसमें एक मंत्रा ये लगेगा कि पेपर 1 का पेपर 2 के साथ जोड़ना है। जैसे कि वहाँ हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे AR देसाई को पढ़ते हुए लास्ट पैरा या उससे रिलेट करते हुए पेपर 1 की कार्ल मार्क्स के टॉपिक को भी इसमें हम आंसर राइटिंग में डालेंगे। तो इससे हमारा जो पेपर का जो मसाला है ना वो एकदम बढ़िया सा बनेगा, ठीक है। तो ये है इंडोलॉजिस्ट GS गुरे जी। अब GS गुरे जी का क्या टॉपिक है क्या है ये सिलेबस में दे दिया है, वो हमारे GS गुरे जी के ऊपर हम जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि इन्होंने किस किस टॉपिक में बात किया है। इंडोलॉजी क्या होता है, इंडिया की लॉजी, इंडिया की स्टडी को इंडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बोल दिया था कि क्या आप सोशोलॉजी बोलते हो, सोशोलॉजी तो 18वीं सदी में यूरोप में हुआ था, इंडिया तो बहुत पुराना है, इंडिया की सोसाइटी को हम इंडोलॉजी से पढ़ेंगे, ऐसे इन्होंने बोल दिया था। देन जो हम वहाँ आपका डर्किम टॉपिक को आप देखोगे, ठीक है, पार्सन को देखोगे, वो आपको यहाँ पे श्रीनिवास जी के साथ में मिलता हुआ दिखेगा। उनकी जो पर्सपेक्टिव थी वो सीधा यहाँ पे MN श्रीनिवास के साथ में कनेक्ट होगा। तो आपको अभी भी पता चलता है कि एक तो क्वेश्चन सेम आते हैं, दूसरा लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ इंटरलिंकिंग होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, और इसमें भारतीय जो हमारे स्कॉलर्स हैं इनका 3 नाम यहाँ पे दिया है। ये हमारा हो गया A1। A2 यहाँ से शुरू होता है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। आप खुद सोचो, हम पढ़ते सोसाइटी है लेकिन यहाँ का टॉपिक पूरा हिस्ट्री वाला डाला है, और हिस्ट्री वाला ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर बड़ा एकदम जाके पढ़ेंगे, समझेंगे कि हिस्ट्री ने क्या किया, इंडियन सोसाइटी पहले कैसा था, फिर हिस्ट्री में क्या हुआ, फिर ये क्या क्या चेंज किया। तो इसमें हम देखेंगे जो जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किया है ना, हम अच्छे से समझेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों किया, क्या इंटेंशन था। तो जो इंडिया के बारे में जो नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, सोशो वाले बड़े अच्छे समझेंगे, बोलेंगे कि अच्छा ब्रिटिशर्स उसने ना ये लैंड रिफॉर्म्स क्यों लेके आया, हमें पता है, ये इनकी ज़्यादा मतलब तुम तारीफ़ मत करो ऐसे। तो ये है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, ये टॉपिक है। इसके अंदर 4 टॉपिक है कि यहाँ पे सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है,
तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो प्रभाव क्या पड़ा इंडियन सोसाइटी का, जो कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे आया था, शासन आया था, तो इसका क्यों एक तरीके से एक नेशनलिज्म फीलिंग क्यों जागी, क्यों हम जो है वो इस टाइम आज़ादी की तरफ गए। तो वो टॉपिक बात करेंगे, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि क्या बैकग्राउंड था। और इसको बोलने वाला कोई अलग इंसान नहीं है, ये बुक है ए आर देसाई का, ठीक है। अब ए आर देसाई ने यहाँ पे भी वही बोला, ए आर देसाई जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसी चीज़ को पढ़ेंगे और फिर ये यहाँ पे ओवरलैप होगा। तो नया चीज़ बहुत कम पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन कोई भी आए आपके पास इतना ज़्यादा मतलब मटेरियल होगा कि आप उसको लिख पाओ। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो इस यहाँ पे आएंगे योगेंद्र सिंह। तो जैसे ही मॉडर्न मतलब क्या होता है, तो हम पेपर 1 में ही देखेंगे मॉडर्निटी वाला टॉपिक को। तो इंडियन ट्रेडिशन का मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, ये कॉलोनियल रूल के आने में इसका क्या मतलब भागीदारी जो इसमें दिखता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ ना करंट अफेयर्स के साथ में रिलेट होगी। जैसे हमें अब भी हम मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में ही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर आधुनिकता का बात करें तो हम यहाँ पे उसी प्रोसेस में दिखते हैं। देन इसी टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था, मूवमेंट्स हुआ था। तो इसमें देखेंगे क्या क्या प्रोटेस्ट थे। तो देखना इसमें ना ट्राइबल्स के प्रोटेस्ट, पीजेंट्स के प्रोटेस्ट, आप सारे, अब ये नहीं बोला है कि प्रोटेस्ट में ये ट्राइबल ये करो, इसमें टॉपिक ऐसा दे दिया। अब जो हिस्ट्री में आप यहाँ स्पेक्ट्रम में पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या जो है मूवमेंट्स हुए थे, उसका लीडर कौन है, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। लेकिन पीछे का बैकग्राउंड क्या था, तब आप समझोगे कि अच्छा इसीलिए इस कॉर्नर में यहाँ पे आपको ये ट्राइबल मूवमेंट्स दिखा था, अच्छा इसलिए पीजेंट्स मूवमेंट आपको यहाँ दिखा था। तो क्या होगा, हिस्ट्री का जो फैक्ट है ना, वो आपको समझने के लिए और याद रखने में बहुत हेल्प करेगा सोशो का सेकंड जो पेपर है। तो प्रोटेस्ट कॉलोनियल पीरियड में, तो सोचो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वही मटेरियल उठा के यहाँ लिखोगे, लेकिन पहले हम यहाँ पढ़ेंगे तो वो उठा के हम मैप के साथ में, हमें वहाँ दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा और अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा जब मीनिंग पता चल जाएगा। मीनिंग इसलिए पता चलनी चाहिए क्योंकि जो प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछते हैं वो वाई में ही आता है कि ये यहाँ पे क्यों हुआ था। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड यहाँ पे वेलेस्ली ने कैलकाटा में फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों मतलब ओपन हुआ था। वेलेस्ली नहीं, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो क्यों जो कैलकाटा में ओपन किया था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे। वो 4 ऑप्शन में हमें ऐसा लगेगा कि अरे यार ये ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ने के लिए नहीं है, समझ के अगर हम किसी की नीयत समझ जाएंगे तो बोलते हैं ना कि ये इंसान बुरी नीयत का है यार, ये चाहे कितना भी अच्छा बोले इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो ब्रिटिशर्स की भी ना नीयत यहाँ से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड यहाँ पे देखेंगे। फिर ये देखो, जहाँ हमारा हिस्ट्री में 1827 में जब बेंटिक आएंगे और सोशल रिफॉर्म्स चला था, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती मूवमेंट, ये सब आपको लगता है हिस्ट्री है, भाई ये सोसाइटी है। सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तब जाके ये हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म्स आया। तो सोशल रिफॉर्म्स की चीज़ें भी हम यहाँ उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। ओह थैंक यू अंकुर, आपने ये बोल दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये होना चाहिए, जब आप सच में कनेक्ट हो गए सब्जेक्ट के साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको सच में हेल्प करने का दिल करेगा सबका, और रियलिटी सच्चाई के साथ आप बात करोगे हमेशा, ओके। तो ये सोशल रिफॉर्म्स देखो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब बताओ अगर आपने सोशो को ये समझ के नहीं लिया होता कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है इसमें, हम क्या पढ़ेंगे, तो नए बच्चों को भी जाके बोल देना कि लोगो भाई हमें तो आता है सोशो में क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा A1 एंड A2। तो इसको याद कैसे करेंगे भाई, हम जब इंडियन सोसाइटी के अंदर गए तो इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस वाला टॉपिक आया A। फिर इंट्रोड्यूस किसने किया, थिंकर्स ने किया। तो 3 थिंकर्स यहाँ पे हमने पढ़ा, पर्सपेक्टिव उसका। तो पहला A1 क्या हो गया, पर्सपेक्टिव कि भारतीय समाज के अध्ययन की परिक्षेप। देन उसके बाद इन्होंने ये बताया कि
जो कॉलोनाइजेशन हुआ था और वो उसका प्रभाव कैसे इंडियन सोसाइटी में दिखता है। अभी अगर आपको ये जो 4 पॉइंट नहीं भी याद है तो भी चलेगा, लेकिन एक आइडिया आपको हो गया होगा कि ए वाले में 2 टॉपिक है। फिर यहाँ से बी आएगा। बी में टोटल 6 टॉपिक है, 6 सब टॉपिक है, B1, B2, B3, B4, B5, B6। लेकिन B1, B2 नहीं दिया है, बस दिया है B, उसमें 6 अलग अलग टॉपिक है। मैंने उसको B1, B2, B3, B4, B5, 6 बोल के उसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी। तो B में है सोशल स्ट्रक्चर। अब टॉपिक हमारा क्या था, इंडियन सोसाइटी और स्ट्रक्चर एंड चेंज, तो इसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहले बी आया स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मतलब कि एक ढांचा, कि इंडियन सोसाइटी कैसी दिखती थी। अगर कोई बाहर से आके इंडियन सोसाइटी देखता तो उसको क्या क्या दिखता, जैसे उसको विलेज दिखता, ठीक है, उसको कास्ट दिखता, है ना, एक ढांचा जो अलग, एक दुनिया, एक अलग ही लोग दिखते, वो आपको ट्राइबल दिखते, ठीक है। इसलिए देखो ये 3 टॉपिक यहाँ दिया है। चौथा, पांचवा, छठा जो है मैं बाद में बात करूँगी। तो शुरू का जो स्ट्रक्चर है पहला टॉपिक में आता है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। तो कहीं ग्रामीण और कृषि जो सामाजिक संरचना है यहाँ पे, वो टॉपिक यहाँ पे पहला B1 में दिया है। अब ग्रामीण जगह पे क्या दिखेगा, तो इंडियन विलेज। तो बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडियन विलेज है क्या, तो इसको पढ़ा गया, विलेज स्टडी किया गया। अब देखो ये जो विलेज स्टडी किए हैं ना, ये वापस आपको यही चीज़ दिखाएगा। ये विलेज स्टडी M.N. श्रीनिवास ने भी किया था। तो अगर M.N. श्रीनिवास जी के बारे में पूछेगा तो आप क्या करोगे, विलेज स्टडी के टॉपिक भी जो आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो भी वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब हमारे पास ना ऐसा रहता है कि अच्छा यहाँ पोस्ट करो, यहाँ पोस्ट करो, मतलब इतना ज़्यादा आराम से हम अपनी जो डेटा है, अपनी जो कंटेंट है, वो यहाँ वहाँ आराम से लिख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अरे यार क्या लिखे पता नहीं। अभी सिलेबस देख के ही आपको लग रहा होगा कि विलेज स्टडी के बारे में अगर थिंकर्स का नाम डाल दे तो वो सोशो बन जाएगा, नहीं तो आपका हिस्ट्री बन जाएगा। कम से कम पता तो चले कि आज का जो विलेज है और आज का जो सिटी है, ये जो हम आधा अधूरा पढ़ रहे हैं GS में, इसकी पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी देखेंगे तब इंडियन सोसाइटी में भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। तो मैंने हमेशा बोला सोशो वाले अच्छे से कर लेंगे क्योंकि A to Z उनको पता होगा, ठीक है। अभी क्या चल रहा है करंट में भी देखो तो विलेज जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे जो घी वाला जो चीज़ है, जैसे इंस्टाग्राम में आप देखो बहुत ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा ये टॉपिक इसके अंदर आता है वो है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारी एक तो विलेज थी और दूसरा हम एक ऐसा हमारा जो समाज था वो कृषि समाज, खेती बाड़ी वाला दिखता था, तो एग्रेरियन बोलेंगे हम इसको। तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में वापस यहाँ पे आएगा वो चीज़ जो ब्रिटिशर्स की वजह से आया था, वो है लैंड टेन्यूर सिस्टम, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, रोहतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, हिस्ट्री। और ये देखो लैंड रिफॉर्म्स, तो ये लैंड रिफॉर्म्स आपका ये वाले जो 1827 के बाद से आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आपका वो पूरा टॉपिक इसके वजह से कवर हो जाएगा। और आप मीनिंग भी समझोगे कि क्यों भाई एक जो गवर्नर जनरल आके इतना ज़्यादा लैंड रिफॉर्म कर गया वो टाइम पे। तो हिस्ट्री का जो टाइम है ना, वो टाइम से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इंडियन सोसाइटी अब कैसे यहाँ से चेंज होगा। तो ये टॉपिक यहाँ पे 2 टॉपिक दिया है, ठीक है, ये भी हिस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा सोशल स्ट्रक्चर में मैंने बोला बहुत यूनिक चीज़ है वो है कास्ट सिस्टम। तो दूसरा B टॉपिक B2 आ गया कास्ट सिस्टम, तो जाति व्यवस्था। अब ये आपका इंडियन सोसाइटी में भी है, ठीक है। अब वापस देखो GS गुरे हमारा मेन थिंकर, वो GS गुरे जी को पढ़ने के समय हम वहाँ पे कास्ट सिस्टम भी देखेंगे क्योंकि वो उनकी स्टडीज़ में आएगा। और यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम में GS गुरे जी का एक्सप्लिसिटली दिया गया है कि हमें उनके बारे में बोलना है। तो भाई हम ऊपर कुछ और पढ़ेंगे A1 में और B2 में अलग पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, वापस A1 की चीज़ें यहाँ रिपीट होगी, ठीक है। फिर देखो M.N. श्रीनिवास यहाँ पे आ गए, तो M.N. श्रीनिवास ने भी कास्ट के ऊपर बोला था।
तो वो जो चीज़ वहाँ पढ़ी यहाँ पढ़े, वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दो चीज़ अलग से पढ़ना है वो है लुओ डुमोंट और एंथ्रे बेते। ये दोनों का हम पढ़ेंगे कास्ट को लेके, बड़ा मज़ा आएगा, दोनों एक दूसरे को टाइम खींचेंगे। ठीक है, लुओ डुमोंट जो था वो वेस्टर्नर था और एंथ्रे बेते जो थे वो मतलब इंडिया में आके इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी पढ़ रहे थे। तो इनके बारे में केवल हम पढ़ेंगे कि इन्होंने इंडियन विलेज को कैसे समझा। अब एंथ्रे बेते ना आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा वेबर का, जो पेपर 1 का जो आप वेबर पढ़ोगे उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो एग्जामिनर चेक करेगा कि भाई एंथ्रे बेते डाला है तो क्या इन्होंने वेबर डाला, क्योंकि दिमाग में तो रहेगा नहीं ना उस समय। हम तो वैसा प्रैक्टिस करेंगे आंसर का, मैं पूरा एकदम प्रैक्टिस करवाऊंगी कि लिखो, वो टॉपिक होना चाहिए, वो थिंकर होना चाहिए, तो ताकि आपको आंसर राइटिंग मतलब सोचो को लेके आप 300 से नीचे कभी सोचे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रे बेते आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। अब ये देखो वो चीज़ जो इंडियन सोसाइटी में हमने पढ़ा, कास्ट सिस्टम है वहाँ पे, सेलिएंट फीचर्स। अब फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम्स क्या क्या है वो मैंने यहाँ से उठाया था, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था, हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, वो सारे टॉपिक यहाँ से वापस रिपीट होगा। ठीक है, और अभी के टाइम पे अगर कास्ट सिस्टम को इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक को करंट में सोचना पड़ेगा और साथ में पॉलिटिकल तरीके से भी सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, तो ये कैसे हुआ और इसको लेके क्या क्या प्रावधान है, तो हम इसको पॉलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। और करंट अफेयर्स में अगर कहीं हम कास्ट सिस्टम को लेके, अभी जो रिजर्वेशन को लेके इतना ज़्यादा कास्ट में EWS के ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है, OBC के ऊपर उठ रहा है, तो देखो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग यहाँ पे कनेक्ट होगा। टॉपिक देखो और ढूंढो कि कुछ है कि नहीं करंट अफेयर्स में, लिंक तो अपना आप होना शुरू हो जाएगा जब आप उसको सोच के देखोगे। टॉपिक केवल ढूंढो कि ये टॉपिक मुझे दिखना चाहिए यार, अगर कास्ट बोला है तो क्या आज के टाइम पे कहाँ से उसको ढूंढे, बस ढूंढना आपका काम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B2। B3 आएगा आपका ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारा सोशल जस्टिस में वनरेबल ग्रुप्स के साथ में आएगा। अब वहाँ पे हम ना जो सोशो में जितना पढ़ा है उसका कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन ना ऐसे आता है जैसे हमें कुछ का टॉपिक दिया है लेकिन पूछता UPSC बहुत कुछ है, तो जो बहुत कुछ के लिए जो हमारा कॉन्फिडेंस आएगा वो यहीं से आएगा। तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट, PVTG ग्रुप्स, ये इसमें हम देखेंगे। और पता है कल को जाके आपको इंटरव्यू में अगर ट्राइबल्स के ऊपर कुछ पूछ लिया तो नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ट्राइबल किसको बोलते हैं। अब हमें देखो कैसे अंदाज़ा है, हमारा सिलेबस चीख चीख के चिल्ला के बोलता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया का ना क्या इश्यू है बताओ, बोलता है पहले ही बता दिया, बोलता है डेफिनेशन ही नहीं है। किसको बोलोगे ट्राइबल, जो शहर में रहते हैं उसको बोलोगे या फिर जो जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उसको बोलोगे। तो इसमें हम पहले ही हमारे सिलेबस ने हमें बता दिया है कि कैसे इसको पढ़ना है। दूसरा, कहाँ कहाँ पे ये ट्राइबल्स फैले हुए हैं, तो हम इंडिया के मैप में देखेंगे कि भाई ये जो रीजन है ना, छोटा नागपुर रीजन और मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारे जगह पे, या फिर साउथ में आप देखोगे कोई कोई रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में, क्यों भाई जोग्राफिकल स्प्रेड ऐसा हुआ। अब प्रीलिम्स में आप क्या करोगे, केवल देखोगे और ये एक्स्ट्रा वर्क कोई करता भी नहीं है। लेकिन सोशो में ये है, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जाओ जाके अभी के अभी जितनी भी स्टेट है और जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी मैप के साथ साथ पूरा देख के रखो, तो प्रीलिम्स का जो 1-2 क्वेश्चन आएगा वो आपका तैयार हो जाएगा और वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाकी लोगों को नहीं पता होगा। देन आपको ये रीज़न पता होगा कि भाई ये जोग्राफिकल स्प्रेड क्यों हुआ, इसमें भी ब्रिटिशर्स की फॉरेस्ट पॉलिसी आएगी, इन्होंने क्या किया पीछे जो आज ट्राइबल्स कहीं ना कहीं स्प्रेड फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से वाई में समझ आएगा। देन इसमें ये जो मैंने आपको बोला कि आपको देखेंगे कि क्या क्या नीतियाँ बनाई गई थी और इनको कैसे एक जगह से निकाला गया फॉरेस्ट एक्ट को दिखाते हुए। तो फॉरेस्ट एक्ट भी आपको पता चलेगा कि वो 1800 के पास में ही बना था। अब यहाँ से थोड़ा और आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा
कि कौन से गवर्नर जनरल ने ये एक्ट बनाया था। ये आपको हिंट मिलेगा। तो आज के टाइम पर कौन सा फॉरेस्ट एक्ट है ये भी जरा आप देख लोगे। तो बताओ प्रीलिम्स की एंगल से आपका सोच यहाँ पे डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको वाई एंगल से आपका यहाँ पे सोशल जस्टिस कवर हो रहा है? आपका इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चंस कभी पूछ सकते हैं उसका रीज़न नहीं पता होता है, तो आप यहाँ से सिलेबस उठा के उसको देख लेंगे। क्योंकि हो सकता है आपके स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर कुछ उस समय कुछ इशू आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आपके ऊपर आ जाएगा क्योंकि आपके स्टेट में। तो कितना बेस्ट हम यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बाद इसको लेके कैसे इंटीग्रेट किया गया और इनको कैसे एक जो है ऑटोनॉमी दिया गया, मतलब एक फ्रीडम दिया गया। तो ये A to Z यहाँ पे देखेंगे और ये भी सोशल जस्टिस में कवर होगा। तो अभी तक आप ना तो सोशो अलग पढ़ रहे हो ना GS अलग पढ़ रहे हो। बस हाँ, ये ऐसा सिलेबस है कि GS में भी आपको नंबर ला के देगा और एग्ज़ाम में भी आपका भैया नंबर यहाँ पे एकदम कमाल का, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको यही दिखेंगे। अब B4 यहाँ पे आता है सोशल क्लास इन इंडिया, भारत में सामाजिक वर्ग। फिर यहाँ से आता है B5 आपका किनशिप सिस्टम और रिलीजन एंड सोसाइटी। अब देखो ये वापस हिस्ट्री तक कनेक्ट होगा। B5 हमारा पेपर 1 में जो हमारी फैमिली एंड किनशिप है चैप्टर नंबर 9, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से वापस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो बेस है ऑलरेडी आपको पता होगा चैप्टर पेपर 1 से। देन चैप्टर 8 में हमारा है रिलीजन एंड सोसाइटी, वो यहाँ पे हमारा कनेक्ट होगा। तो पेपर 2 में कितना ज़्यादा हम अच्छे से पेपर 1 को डाल सकते हैं, टॉपिक ही दिया है। और पेपर 1 के टॉपिक करते हुए हम पेपर 2 इंडियन सोसाइटी के साथ उसको कितने अच्छे से जोड़ के देख पाएंगे। तो हमारा आंसर कैसे बेस्ट होना है वो भी होता रहेगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ में कैसे लिखना है वो भी प्रैक्टिस आप करते रहोगे। तो B4 यहाँ पे है क्लासेस के बारे में बात करिए कि कौन कौन से 3 क्लासेस देखी है। तो एग्रेरियन की भाई पहले जो एग्रीकल्चर कृषि था, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल क्लास आया, उसके बाद आज के टाइम पे एक मिडिल क्लास दिखता है। बस आपका सोशल क्लास ख़त्म। इसमें करंट अफेयर्स आपका ऐड होगा कि एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। तो आप इसमें इकोनॉमी जोड़ोगे, मैंने बोला ना इकोनॉमी और पॉलिटी साथ साथ लेके चलना। आप इसमें जोड़ोगे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर में आप जोड़ोगे LPG रिफॉर्म्स। मिडिल क्लास इन इंडिया आप यहाँ पे वेबर के साथ में पेपर 1 भी मिडिल क्लास के साथ में इंक्लूड करोगे। बस आपका दिमाग एकदम फायर की तरह चलना है। जब भी जो मैं आपको चार्ट बनाने के लिए बोलूँगी क्लासेस के दौरान, एकदम सही तरीके से उसको काम करके चलना है। तब आपका पेपर 2 के साथ पेपर 1 ऐसे लिंक होना शुरू हो जाएगा। पेपर B5 में मतलब टॉपिक B5 में सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। अब इसमें जो हमने वापस जॉइंट फैमिली वाला देखा था इंडियन सोसाइटी, वो टॉपिक यहाँ, तो वो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में अच्छे से और समझ में आ जाएगा लीनेज क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, कितने तरह की हमारी जो है रिश्तेदारी दिखती है, वंश, ठीक है, जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। देन फैमिली मैरिज कैसे दिखती है, देन ये हाउस होल्ड वाला क्या है, ये सब मैंने आपको इंडियन सोसाइटी में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन वो सोशो से ही पूछते हैं। तो होता है ना कि जो सोशोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी इनडायरेक्टली इंडियन सोसाइटी की वजह से सोशोलॉजी पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो उतने अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। तो 125 मार्क्स जो है सोशो वाले मस्त ले जाएंगे, ठीक है। तो पेट्रियार्की क्या होता है, ये सारे टॉपिक वहाँ पूछते हैं। और मेंस में देखो बात यह है कि आपको शायद ये बात समझ में आ रही है, जो सोशो नहीं पढ़ रहा है उसको भी क्वेश्चन आता है। और हम लोग तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ते हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है GS में वो आपको इंडियन सोसाइटी दिखती है, जो रिफ्लेक्शन है सोशो का सिलेबस का। लेकिन बाकी जो इंटरनल सिक्योरिटी, IR, एथिक्स, ये सारी चीज़ें आप देखो तो एथिक्स तो ठीक है, सोशो वाले अच्छे से और समझ जाएंगे। बाकी जो मेंस का सिलेबस है वो तो सभी पढ़ते हैं, सोशो वाले भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सोशो का सब्जेक्ट है वो सभी नहीं पढ़ सकते। तो फिर यहाँ पे हम बाजी मार लेंगे हमारे मार्क्स में। देन B6 आता है रिलीजन एंड सोसाइटी। कितनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, जो हमने डाइवर्सिटी वहाँ पे पढ़ा है इंडियन सोसाइटी का, कम्युनलिज्म,
और रिलीजियस डाइवर्सिटी से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सेक्ट क्या होता है, कल्ट क्या होता है, वो ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया में हम देखेंगे। देन इसको लेके अब मान लो कि इसको लेके क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। अब देखो सिलेबस आपको कैसा हेल्प करेगा समझने से। मान लो कि कोई भी टॉपिक आया एग्जाम में, चाहे वो जीएस में हो या सोशो में हो, रिलीजन के ऊपर आया, लिखे कैसा पता नहीं, सीधा सोशो का सिलेबस याद है, ठीक है, पहला लिखो कि कितनी ज़्यादा रिलीजियस कम्युनिटी है इंडिया में, आप ऐसे ऐसे लिख दोगे, उसके एक्ट के बारे में लिख दोगे, उसके साथ में कुछ अगर स्कीम्स पॉलिसी है वो लिख दोगे। फिर देखो हमारे सिलेबस में बताया है कि नेक्स्ट पैरा क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। आप सीधा लिखोगे नेक्स्ट पैरा रिलीजियस माइनॉरिटी का प्रॉब्लम कि क्या है क्या नहीं है, संविधान में उनके बारे में क्या बोला गया है, आर्टिकल 25 से लेके 28 में क्या बोला गया है, वो मतलब इसमें क्या पढ़ोगे आप, आपको उल्टा और समझ में आ गया कि कोई भी आंसर दे दो, क्वेश्चन दे दो, भाई मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक में लिखना है। जैसे मैंने ट्राइबल के ऊपर बोला था, अगर ट्राइबल के ऊपर आपको सोशल जस्टिस में कोई भी टॉपिक आ गया तो ना पता चला आपको नहीं पता है उसके बारे में, या फिर ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी तो आप ये सारे टॉपिक को मिला के अच्छे खासे आंसर बना लोगे कि पहले तो भैया डेफिनेशन प्रॉब्लम है, जोग्राफिकली कहाँ कहाँ है वो बता दोगे, कॉलोनियल रूल एंड पॉलिसी इसके ऊपर क्या ही है वो बताओगे, और इनको एकीकरण के ऊपर क्या मुद्दा है वो भी आप बता दोगे। तो ये हमारा यहाँ पे B6 ख़त्म होता है। बी, और बी में क्या क्या देखा, सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि एक संरचना, उसमें हमने देखा ग्रामीण एंड कृषि सामाजिक संरचना, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, फिर कास्ट सिस्टम, ट्राइबल, देन क्लासेस, देन फैमिली, देन रिलीजन। हो गया बी कंप्लीट, ठीक है। हाँ, टुडेज न्यूज़ भी आप उसमें कनेक्ट कर दोगे। अब लिख देना सोशो में आता है ये, ठीक है, सोशो का ट्राइबल वाले टॉपिक में। तो इसको कहा, एक करंट अफेयर्स आपका सोशल जस्टिस में जाएगा नॉर्मली जीएस के लिए, और एक करंट अफेयर्स, वही करंट अफेयर्स आपको सोशो में भी आएगा। देखो तो इतना ज़्यादा मतलब इसमें आपको अलग अलग टॉपिक दिखता है ना कि सोशो पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, अलग अलग टॉपिक के बारे में इंडिया में जानोगे, सब चीज़ के बारे में। फिर यहाँ पे आया सी सेक्शन। सी में टोटल 7 सब टॉपिक है, तो C1, C2, C3 बोल के C7 तक हमें यहाँ पे दिखता है। जितना करंट में जो चीज़ होगी वो आपको सी वाले में टॉपिक में आपको मतलब दिखाई देगी, क्योंकि इसका नाम ही है सोशल चेंज इन इंडिया। ये सोशल चेंज आप कनेक्ट करोगे पेपर 1 के सोशल चेंज में। पेपर 1 में चैप्टर 10 में आपका सोशल चेंज है। अब पेपर 1 अगर आपको याद है तो उसमें आपने लिखा होगा खुद से, उसमें एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ये सब आपने पेपर 1 में किया। अब देखो यहाँ पे पूरा 7 टॉपिक सोशल चेंज के ऊपर दिया है। पहला टॉपिक है कि ये विजन आया कैसे, कि भारतीय समाज में परिवर्तन होना है, ये विजन आया कैसे। ये पूरा ना इकोनॉमी आएगा, कैसे है कि कैसे चेंज करना है। हमने ना डेवलपमेंट प्लानिंग करना है। क्या किया हमने, प्लानिंग कमीशन। हमने क्या अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है मीनिंग के साथ में, शायद आप जीएस में भी इतनी क्लियर से नहीं पढ़ोगे जितना आप यहाँ पे पढ़ोगे मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देन ये चेंजेस का विजन कहाँ से आया, एक इकोनॉमी से, दूसरा पॉलिटी से। तो सबसे पहला हमारा संविधान लिखा गया, हमारे कानून बनाए गए, और इससे जो है समाज में चेंज हो रहा है। इसको आप कनेक्ट करोगे करंट अफेयर्स के साथ में। अगर आप आज के टाइम पे LGBT राइट टू इक्वालिटी संविधान में लिखा है, टेम्पल एंट्री को लेके वुमेन्स का राइट संविधान में लिखा है, ठीक है। और यही चेंज आया जब हमने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। इसमें ये जोड़ा जाएगा करंट अफेयर्स, आपका न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। देखो मैं अभी कुछ ही करंट अफेयर्स बता रही हूँ, मतलब आप एकदम से इसको देखो कि क्या है और अभी के टाइम पे क्या है वो भी देखो, तो एकदम से आपका करंट अफेयर्स यहीं से इंक्लूड हो जाएगा। फिर दिया है सोशल चेंज हमारे इकोनॉमी के तरीके से, कि ये सोशल चेंज हमने अपना भारत के ग्रामीण और कृषि ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे किया, कि यहाँ का जो देश हमारा बदल रहा है उसमें हमने क्या किया। अब ये टॉपिक आपका B4 में भी कनेक्ट हो जाएगा। जो B4 में आप पढ़ोगे वही चीज़ इसमें वापस
आपको देखो आइडिया लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको सीधा एसए में आता या जीएस में आता इकोनॉमी में कि बताओ इंडिया का इकोनॉमी कैसे चेंज हुआ, आपके पास पॉइंट है सिलेबस से कि हमारे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था। अब रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इकोनॉमी में इतना ज़्यादा आप जीएस में पढ़ते नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ वाला जो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट के बाद में शुरू हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें क्या क्या खामियां थी। उसके बाद यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछा। फिर उसके बाद 1960 आते आते पावर्टी एलिवेशन स्कीम लेके आए। तो ये आपको एक आइडिया और कनेक्शन यहाँ से मिलेगा कि अच्छा सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, ये प्रोग्राम में कुछ खामियां थी, इसके वजह से ये हुआ और उसके बाद यहाँ चला। फिर ये आते आते देखो 1970 हो गया, यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये भी हमारा रूरल एंड एग्रेरियन खेती बाड़ी का जो टॉपिक है उसी से रिलेट होगा। और यहाँ से हमारा चेंज हुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमने यहाँ पे कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, तो कार्ल मार्क्स हमेशा मोड ऑफ प्रोडक्शन बताएगा कि उसको लेके इकोनॉमी कैसे चेंज हुई। यहाँ से हमारा चेंज हुआ कि हम एग्रीकल्चर को थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरह देखने लगे, और ये प्रोडक्टिविटी में जो प्रॉब्लम ला के दिया वो था रूरल लेबर का, बॉन्डेज लेबर का और माइग्रेशन का। तो सिलेबस ऐसा है कि ये पढ़ना है, या फिर सिलेबस ऐसा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये वाले टॉपिक में इतना अच्छा टॉपिक दिया ना कि कोई सोच ही नहीं सकता कि एक एग्रेरियन एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई होगी। तो आप इंटरव्यू में जाके अगर आपसे पूछ लिया कि आप ये वाले राज्य से आते हो, आपको पता है वहाँ पे गरीबी बहुत है, तो आपको क्या लगता है सरकार ने क्या क्या किया, आप ना अपने सिलेबस को ऐसे दिमाग में रख के बोलोगे वहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रामीण और जो है तरीके से काम हुआ था, जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है, पावर्टी एलिवेशन गरीबी हटाओ योजना बनी हुई है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ पे दिखाया है, हमने वहाँ पे रूरल लेबर और बॉन्डेज लेबर और साथ में जो है यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है उसको लेके भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, ताकि हमारे राज्य से कोई माइग्रेट होके दूसरे राज्य में ना आए, बल्कि माइग्रेट होके हमारे गांव में आ रहा है तो हमारे गांव का डेवलप होगा। सबको लगेगा वाह वाह कितना पढ़ के आया ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ आपको एक आइडिया दे रहा है। C3 में देखो तो हम सोशल चेंज आ रही है कहाँ से, तो ये एक अलग मुद्दा है कि सोशल चेंज इंडिया में कैसे आ रही है। तो आप बोलोगे पहले संविधान से आया, दूसरा आपका गवर्नमेंट के एफर्ट्स आया, तीसरा यहाँ पे हमने कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वैश्वीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे अर्बन सेटलमेंट हो रही है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इशू इंडियन सोसाइटी में, उसको लेके ये बहुत ज़्यादा कवर करेगा। ये देखो वर्किंग क्लास क्या स्ट्रक्चर है, और इसी में देखो इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर आ जाता है, स्लम्स एरिया और अर्बन एरिया की और क्या क्या प्रॉब्लम है माइग्रेशन रिलेटेड, वो सब यहाँ पे टॉपिक में B3 के अंदर दिया है। और ये आपका बहुत ज़्यादा करंट में रहता है ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो एक एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो करंट के साथ में नहीं जोड़ सकते। फिर आपका आया C5, ठीक है। C5 में है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो ये पेपर 1 का चैप्टर 7 के साथ जुड़ेगा। ऑलरेडी हम वहाँ पे देख चुके होंगे कि नेशन किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय, लोकतंत्र, नागरिकता, ये आपका वापस देखो पॉलिटी के साथ जुड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसको बोलते हैं, चैप्टर GS पेपर 3 इकोनॉमी में जाके देखो, ये पूरा आपको वैसे ही दिखेगा, प्रेशर ग्रुप, ठीक है। देन रीजनलिज्म इंडियन सोसाइटी में और सेक्युलरिज्म इंडियन सोसाइटी में, तो ये पॉलिटिक्स का टॉपिक पूरा यहाँ कवर होगा। देन C आपका दिखेगा C5 में सोशल चेंज आया सोशल मूवमेंट से। अब सोशल मूवमेंट में देखो यही वाली मूवमेंट हमने अभी B में देखा था कि मूवमेंट्स लिखा था। अब यहाँ का जो मूवमेंट्स है ना वो सीधा लेके जाके उधर में लिख देना। यहाँ पे जो आपने देखा था ना, ये देखो सोशल रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट, ये अलग से जो यहाँ पे पढ़ोगे वो वहाँ इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ अगर आप अलग से पढ़ोगे पीजेंट मूवमेंट, ये आप जाके वहाँ पे अलग से टॉपिक वाइज लिख सकते हो।
इससे क्या होगा, आपका पूरा हिस्ट्री में जितने मूवमेंट्स हुई थी उसको आप समझ पाओगे कि कौन सा पीजेंट्स मूवमेंट था कृषक का, कौन सी महिला आंदोलन था, किसने यहाँ पे इन्वायरमेंटल मूवमेंट की तरह स्टार्ट किया, और एथनिसिटी और आइडेंटिटी मूवमेंट कहाँ दिखता है। आज अगर इंडिया में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, तो आप इसके साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू को और अच्छे से कवर होगा इंडियन सोसाइटी वाला ये टॉपिक, जहाँ पे C7, एक्चुअली दिस इज C6 और एक है, ठीक है। ये 2, ये 3, 4, 5, यस, ये है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस, दिस इज C6 पॉपुलेशन डायनामिक्स। वापस हमारा पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या वो कैसे बनता है, क्या है, देन व्हाट इज़ बर्थ रेट माइग्रेशन। अब पता चला मैं इंडियन सोसाइटी में इतने अच्छे से तोड़ के कैसे पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि उसी तरह आप भी तोड़ के पढ़ सकते हो अगर मैं नहीं पढ़ाती आपको इंडियन सोसाइटी। लेकिन अगर कहीं और सोशो पढ़ रहे हो तब इंडियन सोसाइटी को लेकर थोड़ा काम करना पड़ता आपको, लेकिन अभी आपको और इजी हो गया क्योंकि इंडियन सोसाइटी मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज़ आपको वहीं पढ़ लोगे, वापस यहाँ पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन पॉलिसी, यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ोगे करंट अफेयर्स के साथ में, वो वहाँ GS में लगा दोगे। और अभी के लिए क्या इशू चल रहा है, इसमें करंट अफेयर्स को ऐड करके बोल दिया है कि अभी की क्या इशू है। बोलते हैं कि एजिंग हो रही है, सेक्स रेशियो कम हो रहा है, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ रही है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके इशू है। तो अगर GS में आपको करंट एस्पेक्ट में कोई डिस्कस करो पॉपुलेशन इशू में, तो आप अपने सिलेबस में से ये टॉपिक उठा के वहाँ डिस्कस कर लोगे, तो कितने आराम से आप एकदम वैलिड वहाँ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। आप सोचो खुद ही इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस कितने आराम से कर लोगे वहाँ, ठीक है। बाकियों को इतना ज़्यादा वैरायटी में सोचना जो है वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि सिलेबस हमें बताता है यहाँ पे सोचने के लिए। और लास्ट C7 टॉपिक यहाँ पे आएगा, वो है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर यहाँ पे कोई समाज बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और एक बात, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और चेंज का क्या मतलब है, क्या दोनों एक है, तो इसको भी देखेंगे। तो एक एक वर्ड की ना क्लैरिटी आपको मिलेगी, ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं कि प्रीलिम्स में आपको एक एक वर्ड की क्लैरिटी, तो एक एक वर्ड यहाँ पे आपको क्लैरिटी देगा, जैसे नेशन क्या है, स्टेट क्या है, वैसे। देन इसमें देखो डेवलपमेंट से क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे स्लम, तो देखो सिलेबस एक दूसरे के साथ कहाँ इंटरचेंज कर सकते हो आप, वहाँ स्लम के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे भी लिख सकते हो। फिर यही चीज़ आपको डिस्प्लेसमेंट वाली टॉपिक आपको चैप्टर 10 में मिलेगा, पेपर 1 में। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम उसमें से आती है, उसमें से गरीबी और ज़्यादा, इनइक्वालिटी दिखती है, ठीक है, डेप्रीवेशन दिखता है, वायलेंस होता है, कास्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखती है, और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या आपको यहाँ पे कम्युनलिज्म दिखता है, रिवाइवलिज्म दिखता है, और इलिटरेसी भी दिखती है। अब ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको इतना समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ योर मॉडर्नाइजेशन। तो ये टॉपिक आपको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाके देगा, इतना ज़्यादा आपको मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, और सोच आपको मिलेगा कि नेगेटिव पॉइंट से भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा एस्से में या GS पेपर 1 में, 2 में, तो आप लिख सकोगे। तो सिलेबस हमारा एकदम, अब बताओ ये सोशो का सिलेबस है या GS का सिलेबस है, ठीक है। कैसा लगा सिलेबस देख के बताओ। यस यपो, नहीं टॉपिक नहीं है, ABC है, ABC है, A में 2 है, B में 6 है, C में 7 है, बस। कितना ज़्यादा करंट के साथ यहाँ पे उसको आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, कितना मज़ा आएगा। सोचो एक ही टॉपिक को घिस के रगड़ के पढ़ के बोर होने की ज़रूरत नहीं है, हर एक टॉपिक में अलग अलग चीज़ हमें सुनने को मिलेगी और अलग अलग चीज़ हम पढ़ेंगे। तो कितना ज़्यादा मतलब एक जर्नलिस्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना UPSC IAS एग्जाम में कि उसको सारे टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तो सोचो इंडिया के बारे में हम कितने अच्छे से और समझ पाएंगे, ठीक है।
तो यस, तो इस तरह नेक्स्ट हमारा शुरू होगा पेपर 1। लुकिंग लाइक वाओ, ओके सिमरन, थैंक यू। हाँ, पेपर 2 का ही डी कोडिंग हो रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वेडनेसडे क्लास होगा, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की पहली चैप्टर, और आराम से अच्छे से समझ के उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, तो एकदम लाइट फील करो, एकदम अच्छा डिसीजन है। बस आप उस चीज़ को लेके, मैं जैसे बोलती हूँ, पेपर 1 के साथ कनेक्ट होके लगे रहो। पेपर 2 तो पूरा हमारा आधा पेपर ही नहीं है, सोचो। पेपर 2 तो अगर हम छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी आधा चीज़ तो जीएस से कवर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से पढ़ेंगे तो जीएस का आधा चीज़ छोड़ देंगे, और मेंस के टाइम पे जो टाइम हमारा बचेगा ना, वो और कितना ज़्यादा जो नहीं आता है सब्जेक्ट, उसको हम अच्छे से पढ़ने में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडीज कमेंट। थैंक यू डिम्पल, सरबनी, बबीता, पूनम, सिद्धि, कनिका, वेरी गुड। ओके, तो चलो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे यहाँ पे टॉपर मिलेंगे, मुझे पता है। आप लोग बस इतना करना, आंसर राइटिंग साथ साथ करना, और उसके बाद में जीएस की भी आंसर राइटिंग साथ साथ करना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ निकाल के, ठीक है, अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसमें अपनी सर्विस में लेके बैठ जाना। ओके, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।